Now we are going to start the new chapter, chapter 15, which is our environment in this NCERT book of class 10. So you have to take reference of page number 256 on your NCERT book and go and find the chapter our environment. So now we shall start our journey of this chapter. We will give you a small introduction about this chapter, which the all introduction is the lines of NCERT, and I will be explaining you the lines of NCERT, and after that I will be telling you about some features of this chapter. So let's start. The chapter is about environment. The first line of the chapter is stating that we have heard the word environment often being used on the television, in the newspaper, by the people around us. तो ये लाइन क्या हमसे कह रही है कि हमने कई बार एनवायरनमेंट का नाम सुना होगा अपने आसपास टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर पे, अपने घर के आसपास के पड़ोसियों से, लोगों से. तो आप सबके मन में क्यूरियोसिटी होगी कि एनवायरनमेंट क्या चीज़ है. इसी पे वर्ड पे सारा फोकस रहेगा. अब देखिए, आवर एल्डर, हमारे बड़े बुजुर्ग, आवर एल्डर टेल अस दैट द एनवायरनमेंट इज नॉट व्हाट इट वाज यूज्ड टू बी अर्लियर. हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे हमेशा कहते हैं कि अब वातावरण हमारा बहुत प्रदूषित हो चुका है. पहले जितना साफ और स्वच्छ हवा चलती थी, जितना सही मौसम था, वो अब हमें देखने के लिए नहीं मिलता है. अदर्स से दैट वी शुड वर्क इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट. और सब कहते हैं हमें एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, जिससे कि हम अपना गुड आउटपुट दे सकें वर्क में. एंड ग्लोबल समिट इन्वॉल्विंग द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर रेगुलरली हेल्ड टू डिस्कस एनवायरमेंटल इश्यूज. जितने भी बड़े बड़े हमारे कंट्रीज के थिंक टैंक और पर्संस हैं, वो सब मिल करके ग्लोबल समिट ऑर्गेनाइज करते हैं. हर साल या हर 5 साल पे, 5 ईयर्स में इनका ग्लोबल समिट का प्लान आता है, जिसमें सब लोग बैठ करके डिस्कस करते हैं कि एनवायरनमेंट इशू प्रेजेंट कौन कौन से हैं और उनको कैसे कोप अप किया जाए. जैसे कुछ समिट हैं, आपका ये है अर्थ समिट, रियो समिट, इकोनॉमिक डिसीजन, इसको आप लिख लीजिए, रियो समिट. ये समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो, एक कंट्री है, वहां पर ग्लोबल इश्यूज के ऊपर. अब देखिए, इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडीइंग हाउ वेरियस कंपोनेंट इन द एनवायरनमेंट विद ईच अदर एंड हाउ वी इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट. अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग कारण होते हैं जो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं. क्या क्या कारण होते हैं जो एनवायरनमेंट को बदलने की क्षमता रखते हैं. तो कंटिन्यू करते हैं अगले पैराग्राफ से. अगला पैराग्राफ. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट 15.1, इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स. इकोसिस्टम को हमने एनवायरनमेंट को हमने जान लिया, इकोसिस्टम को हम जान लेते हैं और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं. कंपोनेंट्स मतलब इसके पार्ट्स, इसमें कौन कौन सी चीजें मिल करके इकोसिस्टम को बनाती हैं. तो देखिए पहली लाइन क्या कह रही है. ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बीइंग्स. अब यहाँ समझते हैं प्लांट्स जो पेड़ पौधे, हर्ब्स, शब, ये सारी चीजें. एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स जानवर, आप बहुत अच्छे जानते होंगे, ओमनिवोर्स, कार्निवोर्स, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगस या फंजाई. जैसे आप कभी किसी एक ब्रेड के पीस को खुले में रख दीजिए 2 से 3 दिनों के लिए, तो उसमें छोटे छोटे बहुत से ग्रीन कलर के डॉट्स आ जाते हैं. तो एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एयर से उस ब्रेड पर आकर के चिपक जाते हैं और यहाँ पर अपनी कॉलोनी बना लेते हैं और इसे डीके करना स्टार्ट कर देते हैं. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं. एंड ह्यूमन बीइंग्स यानी कि मानव, एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर. ये चारों नाम जो आपने पढ़े, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग्स, ये सब मिल करके एक सराउंडिंग बनाते हैं. फिजिकल सराउंडिंग, एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं और एक बैलेंस इन नेचर बनाते हैं.
अब आप सोचेंगे कि प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बींग्स, ये चारों चीजें एक दूसरे से इंटरेक्शन कैसे करते होंगे। तो अब जैसे एक प्लांट है, उसने सन से सनलाइट ली, फोटोसिंथेसिस किया। अब उस प्लांट को किसी ह्यूमन ने खाया, जैसे कोई हर्ब है, कोई श्रब है, या कोई प्लांट है जो ग्रेन बनाता हो, उसे ह्यूमन बींग्स ने खाया। तो ह्यूमन बींग डायरेक्टली डिपेंडेंट हो गया इस पे, प्लांट के ऊपर। अब जैसे कई लोग होते हैं कार्निवोरस, एनिमल्स ही होते हैं, तो एनिमल खाते हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हुए। ह्यूमंस भी हैं जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, जैसे ह्यूमंस चिकन वगैरह, फिश वगैरह खाते हैं, तो वो भी एक तरह से एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट हुए। अब आप सोचेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, वो तो बहुत छोटा सा है, वो कैसे हमारी हेल्प करता होगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे किसी प्लांट की या किसी एनिमल की डेथ हो गई, तो डेथ के बाद उसको डीके कौन करेगा, नहीं तो वो एनवायरनमेंट में तरह तरह की बीमारियां फैलाएगा। उसे डीके करने में यहाँ रोल आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो इस तरह से चारों जो कंपोनेंट हैं, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग, ये मिल करके एक फिजिकल सराउंडिंग बनाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके नेचर में बैलेंस बनाते हैं। अब अगली लाइन, ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। देखिए ये भी बहुत अच्छी लाइन है। सारे इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी चारों आपने नाम अभी पढ़े हैं, ये सब मिल करके एक एरिया में नॉन लिविंग के साथ मिल करके एक एनवायरनमेंट बनाते हैं और एक इकोसिस्टम बनाते हैं। Thus an ecosystem consists of biotic components comprising living organisms and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, soil and minerals। अब थोड़ा स्पेस आ जाए, इसे रख करके अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बायोटिक और एबायोटिक। पहले देखते हैं बायोटिक, आपका नहीं चल रहा। बायोटिक कंपोनेंट्स, देखिए सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रेस्पिरेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, सब के सब बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। और एबायोटिक क्या है, फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग है, वो कैसे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल पे। तो वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, उसे एक सुटेबल टेम्परेचर चाहिए उसकी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग को कंप्लीट करने के लिए। और अब उसे रेनफॉल पे वो कैसे डिपेंडेंट है, एक एबायोटिक फैक्टर पे। तो उसे रेनफॉल इसलिए चाहिए जिससे कि उसके जो खाने का इंतजाम है, प्लांट्स, उनकी हेल्प हो सके और उसे फूड मिल सके। फिर विंड, सॉइल, मिनरल्स की जरूरत उसकी बॉडी में होती है ह्यूमन के। अब ऐसे ही प्लांट्स भी डिपेंडेंट हैं इन सारे फैक्टर्स पे। तो सारे एबायोटिक फैक्टर्स पे बायोटिक फैक्टर डिपेंडेंट होते हैं। तो अब अगले लेक्चर में इसको अच्छे से समझेंगे और डिटेल में।